नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव का बिगुल बजते ही तोड़फोड़ और खून खराबा पश्चिम बंगाल में इसने जोर पकड़ लिया है। कोलकाता के कारपाड़ा में बीजेपी के वैन को निशाना बनाया गया है। बीजेपी ने इस हिंसा के साथ टीएमसी की सियासत का बहीखाता खोल दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन ममता बनर्जी 8 फेज में चुनाव करवाने को लेकर कल से ही आग बबूला है, जबकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस इसे जायज ठहरा रही है। तो आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे कि क्या चुनाव में हिंसा बनी ममता बनर्जी के गले की हड्डी? क्या बंगाल की रक्त रंजित सियासत पर लग जाएगा पूर्ण विराम? बंगाल में आखिर क्यों कराने पड़ रहे हैं 8 चरणों में चुनाव? इन सारे सवालों के साथ और भी सवालों की होगी तीखी बौछार, लेकिन सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। टूटे शीशे, बिखरे दफ्तर, प्रचार गाड़ी पर हमला, बेखौफ गुंडे। ये सीन है बीती रात का, जहां कोलकाता के कारपाड़ा गोदाम में बीजेपी की प्रचार गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये चमचमाती हाईटेक गाड़ियां बीजेपी के लिए प्रचार शुरू करती उससे पहले ही इनकी रंगत बिगाड़ दी गई। यही वो व्हीकल्स हैं जिन पर कल रात को बीजेपी का कहना है कि वहां पे पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए हैं, जो विंड स्क्रीन है उसको भी तोड़ा गया है। क्या हुआ था बताइए। दादा जो हुआ तो आप लोग देखा है, लेकिन इतना बुरा हुआ। देखिए वहाँ जो मीडिया ये है, मतलब जो हमने शीशा है, उसका बाद मेटल है, उसको भी कैसे तोड़ा हुआ एक बार हम बोलूँ, आप जाके देख लीजिए सर। कैसे देखिए, चलिए हम लोग रथ के अंदर आ गए हैं। ये वो रथ देख सकते हैं बनाया गया है, और यहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में थे, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि रथ के अंदर भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। बंगाल में चुनाव की तारीख के ऐलान के अभी 8 घंटे भी नहीं बीते थे कि दहशत के बादल फिर से मंडराने लगे। उत्तर 24 परगना में भी बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इसके लिए सीधे सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। उसको पता है कि बंगाल का जो जनता है अभी मोदी जी को ले आने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, और बंगाल का जनता अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार को चाहेंगे, और मोदी जी का नेतृत्व में ये हो रहा है। इसलिए उसका जनता के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, इसलिए तोड़फोड़ करके डरा के ये सब करने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होगा। जितना उन्होंने तोड़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा। हालांकि टीएमसी की डिक्शनरी में इस हिंसा की परिभाषा अलग है। आप एक तो छोटा सा घटना बोल रहे हैं, हम ये सब तोड़फोड़ का राजनीति पसंद नहीं करते हैं। कहीं हो गया, लोग कर्मी लोग नाराज थे इसलिए कर दिया। उनको कह रहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत, ये कोई तोड़फोड़ कोई मरा है थोड़ी। उनको क्या कहना है, बार बार वो सवाल मुझे मत पूछिए। उनको जो कहना है कहने दीजिए, हम लोग अपना जवाब देंगे। बंगाल के चुनावी इतिहास का चरित्र रहा है हिंसा। इस बार भी चुनावी प्रचार में ये फैक्टर सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया, लेकिन ममता को इसमें सियासी बू नजर आ रही है। আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission, we have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ये ममता बनर्जी ही थी जो लेफ्ट के शासन में हिंसा को देखते हुए 1996 से 2011 के दौरान कई चरणों में चुनाव कराने के पक्ष में थी और इसकी मांग करती रही। 2011 में भी जब ममता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब भी बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुआ था। अब ममता के सुर बदले तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बंगाल की रक्त रंजित सियासत को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय 8 चरण में चुनाव कराने को जायज ठहरा रहे हैं। देखिए, ममता जी का दोहरा चरित्र से दिखाई देता है। जब सीपीएम की सरकार थी
और यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने थे, तब उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि सेंट्रल फोर्स चाहिए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से हमने निवेदन किया था कि पश्चिमी बंगाल के अंदर निर्भीकता से लोग वोट डाल सकें, ऐसा वातावरण बनाए। उसकी शुरुआत हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि लेफ्ट के साथ मिलकर कांग्रेस बंगाल में ताल ठोक रही है, लेकिन तर्क अलग अलग है। पहला सवाल, इतना हड़बड़ी क्यों? पूरा मई महीना पड़ा हुआ था बंगाल के चुनाव संपूर्ण करने के लिए। तो हम शुरू से ये कह रहे थे, कोरोना काल में जैसा हुआ था अभी भी वैसे ही, कि राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में सत्ताधारी जो दल है वो विरोधी पक्ष ताकि तैयार नहीं हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। एक जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन आप देखोगे वाम पक्ष, कांग्रेस और आईएसएफ मजबूत हो रहे हैं। 28 तारीख को ब्रिगेड का रैली मैदान में रैली है, और आप देखोगे कि हम किस तरह से बीजेपी और तृणमूल दोनों को पछाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए इनको हड़बड़ी था, और 8 फेज में हो रहा है। ये तो ममता को जवाब देना पड़ेगा। हम बंगाल में 34 साल सरकार चलाए हैं, कभी ये नौबत नहीं आई है। कितने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में भाग ले सके। बस यही हमारा मकसद है। बंगाल के चुनावी समर में घमासान और तेज होने वाला है। चुनाव आयोग को कई मोर्चों पर हालात संभालने होंगे। एक तरफ बदजुबानी को रोकना है तो दूसरी तरफ हिंसा पर फुल स्टॉप लगाना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या बंगाल को मिल पाएगा रक्त रंजित सियासत से छुटकारा। पौलमी साहा, सूर्याग्नि रॉय, अनुपम मिश्रा के साथ इंद्र। पश्चिम बंगाल का ये रक्त चरित्र अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में तमाम दलों के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर इसी तरह से हिंसा रही तो चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन ममता बनर्जी इससे नाखुश हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि पांजा, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोहन गुप्ता, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। शिखा मुखर्जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी कुछ ही देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शशि पांजा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो ये रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल में, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया, लेकिन आप लोग बार बार इसी बात पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका, चाहे वो जंगल महल हो या फिर दूसरे हिस्से हो, वहां पर 1 या 2 चरणों में चुनाव है, जबकि बाकी हिस्सों पर कई चरणों में चुनाव है। ये तो रक्त चरित्र सियासत को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला किया है। दरअसल बात ये नहीं, पहले तो ये रक्त रंजित आप जो चित्र की घोषणा कर रहे हैं वो इतनी रक्त रंजित वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये गणतंत्र का जो हम लोग कहते हैं ना फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। इट इज नॉट अ वॉर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो वॉर ऑफ डेमोक्रेसी के बीजेपी के चश्मे को पहन के दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके की डेट घोषणा करती, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल इससे अपमानित होती है। क्योंकि आप देखिए जिन चरणों में और सब राज्यों में घोषणा की गई है कि कितने चरणों में वो इलेक्शन होगी, तो तमिलनाडु बोलिए या आप केरला बोलिए, असम बोलिए, पुडुचेरी तो फिर भी छोटी, और हम लोग तो सीट के जितने संख्या है और किस तरीके से कहीं 1 फेज है तमिलनाडु और केरला में, और असम में 3 फेज है, और हमारे यहाँ 8 फेज है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। या तो ये जैसे हम लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी, और कहीं ना कहीं नाइंसाफी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपमान किया जाता है। एक तरीके से आप पहले से ही एक ऐसा पिक्चर आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ खराब है। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये नजरिया ही गलत है। और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। इनसिक्योरिटी तो बीजेपी को है, जिस वजह से ही इस तरीके से कोशिश करें और कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ये 8 फेज में, ये दुख की बात, हमारी लीडर कल बहुत बोल चुकी है, इलेक्शन कमीशन को हम लोग अपील की है कि ये इस तरीके से सजाना, बीजेपी जैसे टाइम टेबल अरेंज किए कहीं ना कहीं उसी को कॉपी करके ये
टाइम टेबल यहाँ पे शशि सजाया गया। पांजा जी, जो पार्टी चुनावी मैदान में जाती है वो अपने खेल पर ध्यान देती है या ये देखती है कि अंपायर किस तरह की हरकतें कर रहा है या क्या कर रहा है? बीजेपी इस तरह के सवाल खड़े कर रही है। दूसरी चीज ये, टीएमसी के जन्म के साथ ही लगातार जो ममता बनर्जी कई चरणों में चुनाव कराने की हिमायती रही हैं, वो अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेंगे, वो कहेंगे कि 8 चरणों में चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है, फिर ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कहीं आपकी जमीन हिलती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी इसी को लेकर तंज कस रही है आप लोगों पर। नहीं, आप जरूर सवाल कर सकते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए एकदम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आपको लगता है ये ठीक है कि जिस समय इलेक्शन सब जगह जिस स्टेट्स में घोषणा हुई है, कितने असेंबली सीट्स और राज्यों में है और यहाँ के जो असेंबली सीट्स हैं, आपको क्या रेशियो लगता है ये ठीक है? और सबसे बड़ी बात है जो आपको कभी भी इतिहास में इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन के इतिहास में नहीं दिखने को मिलेगी कि यहाँ जिला को भी बाहर किया गया है। जिला को भी भाग करके पार्ट 1 पार्ट 2, एक जिला साउथ 24 परगनाज है, वहां पार्ट 3। ये कहाँ की मैंने कभी भी ये दृष्टांत जो है रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये इस बार सजाया गया टाइम टेबल, आप जिला को भी भाग किए, यू हैव डिवाइडेड जिलास। इस हम लोग को ये लगता है कि जैसे एक तरीके से और सब राज्य में आप निर्वाचन कर ले, फिर यहाँ भाजपा के सब नेतृत्व आके यहाँ आप कीजिए। हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। सरकार के मंत्री के ऊपर बमबारी हो जाए, आप ही के मंत्री के ऊपर बम से हमला किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि उसके 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, जहां पर हर रोज हिंसा की खबरें सामने आती हैं। और 2016 में तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे ना, तब ममता दीदी 294 में से 211 सीटें जीती थी, प्रचंड बहुमत। तो सिर्फ एक चरण अगर ज्यादा हो गया भी हम लोग तो इतने प्रतिवाद ज्यादा किए थे। 216 में भी हम लोग प्रतिवाद किए थे कि इस बार 2019 में भी ये तो माटी मनुष्य की जनता हम लोग को 211 दी है। ये अलग है सीट की जो आंकड़े हैं। वी हैव ऑलवेज सेड, इस तरीके से क्यों कोशिश, कितनी परीक्षा देंगी ममता बनर्जी, कितनी परीक्षा देंगी ममता बनर्जी, कितना आप अपमान करेंगे पश्चिम बंगाल को? साहस है उनको साहस नहीं है। आप देखिए आज इस राज्य में 6 मुख्यमंत्री, 23 जन केंद्रीय मंत्री आते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो आते ही हैं। कहां गई यहाँ की लोकल लीडरशिप? उस पर भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा। और आप इस तरीके से इसको, वेयर इज योर डेवलपमेंट एजेंडा? आप सोनार बांग्ला कहते हैं, सोनार भारत का है। आप तो खुद 2014 से 2021 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में जो की वर्सेस ममता बनर्जी इन 10 सालों में क्या की, इसकी लड़ाई है? इसकी लड़ाई है क्या? आपका भी सेकंड टर्म है, आपका भी सेकंड टर्म चल रहा है, हम लोग का सेकंड टर्म जस्ट कंप्लीट है, इसकी लड़ाई है क्या? आपको क्या लगता है? मैं अब जवाब ले लेती हूं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप पूरे चर्चा के दौरान हमारे साथ बनी रहेंगी। गौरव भाटिया वो कह रही हैं कि 6-7 साल केंद्र में आपकी सरकार को हो चुके हैं, तो सोनार भारत कहां है जो सोनार बांग्ला की मांग की जा रही है इस वक्त बीजेपी की ओर से? देखिए, मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था और मैं एक बात बता दूं, ये वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है जो चरितार्थ हो रही है। ममता बनर्जी और उनके पूरी टीम, टीएमसी के गुंडे आज डरे हुए हैं। उनको पता है 63 दिन बंगाल ममता बिन जाने वाली है ममता बनर्जी, और इसीलिए ये कर रही हैं। मैं सबसे पहले 2-3 सवाल जो है उठाना चाहता हूं। पहला, अनुच्छेद 324 संविधान का कहता है कि इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि कैसे वो निष्पक्ष चुनाव कराए। क्यों ऐसा है कि 2011 में जो है स्वागत किया था ममता बनर्जी ने कि 6 फेज में चुनाव हो रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे निष्पक्ष चुनाव होंगे। आज ममता बनर्जी खुद ही पलटी मार रही हैं। दूसरी बात, आप बताइए 2016 में भी 7 चरण के चुनाव हुए और कोविड का समय है, 30% बूथ जो है बढ़ा दिए गए हैं। अगर बूथ बढ़ा दिए गए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को देखते हुए क्या ये उचित नहीं कि 8 फेज में चुनाव हो वहां पे? और जिस तरह से वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, तो ये आवश्यक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचे। और आज की ही मैं बताता हूं आपको बात कि हमारी जो रथ है, लाखों सोनार बांग्ला रथ, इन्होंने रथ तोड़ा है, हम इनका घमंड तोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता
व्याकुल है, वो चाहती है कि वो घर से निकले और ऐसी बम्पर वोटिंग होगी, आप देखेंगे 8 चरणों में कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जल्दी से और इनके गुड्डे चाहते हैं। जवाब दे दीजिए शशि पांजा जी। मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, बोलिए। और सब मैं अपनी बात पूरी करूंगा और फिर ये उत्तर देंगे। तो ये चाहते हैं कि इनके गुंडे घरों के बाहर खड़े हो जाएं और जो बीजेपी समर्थक हैं, जो जनता बदलाव चाहती है, वो ना हो पाए। चौथी चीज, कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों ऐसा हुआ कि वहां रथ तोड़े गए, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, हमने कंप्लेंट दी है। और अंत कर रहा हूं एक बात से, ये पंचायती चुनाव हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 30% सीटें कोई चुनाव नहीं लड़ पाया। बिना चुनाव लड़वाए वहां पे सारे टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, लीडर हैं, वो जीत गए थे। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि 8 चरण में चुनाव हो, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस रहे, इनके गुंडों को ठीक किया जाए, डंडे पड़े और उसके साथ वहां की जनता निकल के अपना जो उनका मत है उसका अधिकार का प्रयोग जवाब दीजिए। दो बातें उन्होंने कहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और आपने रथ तोड़ा है, वो घमंड तोड़ेंगे। नहीं, मैं ये बात कह दूं, वो उन सब का ये जो इतनी घिनौनी जो कमेंट्स वो करते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। बिल्ली खंबा नोचेगी, ये सब, दिस इज नो रिप्लाई, इसके लिए कोई रिप्लाई नहीं होता। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोविड सिचुएशन और सब राज्यों में नहीं है। जहां पे निर्वाचन हो रही है, तमिलनाडु या केरला और असम में, यहाँ पे नहीं है कोविड सिचुएशन, केवल पश्चिम बंगाल में है। खैर, आपकी त्रिपुरा में जब वोटिंग हुई थी, आप जो पंचायत इलेक्शंस के आंकड़े दे रहे थे ना, कितने 30% अनकंटेस्टेड हुए थे। त्रिपुरा में क्या हुए थे? जब आप एक सवाल करते हैं, एक उंगली आप हमारे तरफ क्यों दे रहे हैं, आप देखिए चारों उंगली आपके तरफ भी है। त्रिपुरा में क्या हुआ था? अनकंटेस्टेड कितने सीट्स थे? भारतीय जनता पार्टी वहां कैसी जीती थी? इसका जवाब आप दीजिए। और मैं माननीय एंकर जो है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, ये जो स्क्रिप्ट आप समझने की कोशिश की, ये रचना जो है ये 3-4 सालों से चल रहा है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ जो है, आप इस तरीके से ये स्क्रिप्ट है, दिस इज अ प्री प्लान स्क्रिप्ट। नहीं तो आप सोचिए 2016 में भी आप एजेंसीज वगैरह चलाएंगे, फिर उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। 2021 में भी फिर आप दोबारा सीबीआई और ईडी को लाएंगे, फिर एजेंसीज आपकी शुरुआत हो जाएगी। ये आप समझिए कितने सवालों का जवाब पब्लिक को, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। केवल एक सवाल ही देना चाहता हूँ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम जो बढ़े, उसका जवाब आप दीजिए। यही कैंडिडेट। गौरव भाटिया, फिर उसके बाद रोहन, मैं फौरन आपके पास आती हूँ और बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। गौरव भाटिया, देखिए मंत्री जी हैं, मैं इनसे केवल इतना ही कहूंगा, घिनौनी भाषा की बात जब आप करते हैं ना तो बड़ा घिनौना लगता है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दैत्य और रावण और क्या क्या बुलाया जाता है। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं बोलता ममता बनर्जी सूपनखा है, अच्छा लगता आपको? नहीं अच्छा लगता। आपने क्या कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? आपने कहा नड्डा चड्डा वड्डा ऐसे करके। मैं ममता क्षमता कमता टमता बोलूं? मैं बोलूंगा नहीं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री आपको तब याद है? अब चुप हो जाइए। शशि जी, शशि जी बारी में बोला पहले। नहीं, बारी वाली बात नहीं, बहुत बड़ी चीज। क्रोनोलॉजी तो समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब आप तोलाबाजी बोले तब आप आएंगी, आप एक बार सुन लीजिए। हाँ, बोलिए प्लीज, बोलिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी को कहा थप्पड़ मारूंगी, ये कितना घिनौना था, ये जनता देख रही है। और आप बताइए, मैं एक ही प्रश्न उठाता हूं, लॉ एंड ऑर्डर जब हम कहते हैं नेता वहां जाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय में ममता दीदी कहती हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा अगर कोई नेता आएगा। तो आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निष्पक्ष है वो कहता है कानून व्यवस्था के लिए अच्छा है 8 फेज में चुनाव हो, तो ये लोग कौन होते हैं प्रश्न उठाने वाले? वो भी बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। और अंत करूंगा, असम में भी
एक फेज बढ़ा दिया गया है, जो मेरी जानकारी है। तो आप समझिए जब 30% बूथ बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वहां पे फेज भी बढ़े और निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। लाशों के ऊपर आपको राजनीति अब करने नहीं देंगे। 130 हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान वहां हुआ है। माननीय अंकुर जी, एक मैं रिप्लाई करना। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों में जब उनको 18 मिला तब निष्पक्ष चुनाव हुआ, 18 सीट में निष्पक्ष हुआ, और जब नहीं सीट मिलता है तब ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। नो ममता जी तय करेंगी। आपका बायस देखिए, बाकी लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रोहन गुप्ता जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस पार्टी देखिए टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई तो टीवी पर भी और वहां ग्राउंड में भी दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनली कम से कम आप लोगों का लेफ्ट के साथ सीटों को लेकर समझौता हो गया। कांग्रेस पार्टी क्या इस स्थिति में पश्चिम बंगाल में है कि वो टीएमसी के शासन को बड़ी चुनौती दे पाए, ममता दीदी को हटा पाए, और भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 सीटें 2019 में जीती थी उसको भी वहां पर बड़ा चैलेंज कर पाए? कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में इस समय? पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में खड़ी है, और जिस प्रकार से 20 मिनट से हम लोग देख रहे हैं, बंगाल की जनता भी देख रही है, ये दोनों ही एक दूसरे को जो एक्सपोज कर रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चित्रा जी, मुद्दा क्या है यहाँ पे? ये भाजपा टीएमसी की अहंकार की लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता के स्वाभिमान के साथ चल रही है। मुद्दे क्या है बंगाल के, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मुद्दे हैं कमाई, पढ़ाई, दवाई और महंगाई, और ये लोग क्या कर रहे हैं? झगड़म झगड़ाई, पकड़म पकड़ाई, लड़ाई और दंगाई। बंगाल की जनता थक चुकी है चित्रा जी, इस प्रकार की राजनीति नहीं होती। ये दोनों का जो दीदी और मोदी के अहंकार में जनता पीस रही है। और आपने कहा जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता वहां पे ग्रास रूट पे हमारे और लेफ्ट के गठबंधन कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं वहां पे चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती। और आप देखिए एक उद्धार केंद्र हो गया है। टीएमसी के जो भी भ्रष्टाचारी नेता है वो ये वॉशिंग मशीन में जाकर सफाई होकर मेरी जानकारी में लगानी है। देखिए आप 2019 में आपने 2 सीटें जीती, पूरा देश देख रहा है चित्रा जी, विधानसभा में 9 सीटें। आपने एक शब्द नहीं बोला, ये तो तरीका नहीं है चित्रा जी। अब क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगी ना रोहन गुप्ता जी, देश की या जनता उसके लिए भी आप मना कर देंगे? बेटे आपने 2 मिनट सर आप ही से सवाल पूछ रही हूँ रोहन गुप्ता जी, मैं किसी और के पास नहीं जा रही हूँ, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नहीं थे। अरे आपसे ही सवाल। मेरी बात खत्म होने दीजिए ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए ना। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, बाद में मैं सवाल के जवाब दूंगा। मैं सवालों से नहीं डरता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरी बात खत्म होने दी जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा चित्रा जी, जिस प्रकार से दोनों ने अहंकार की लड़ाई जो बंगाल में छेड़ दी है, वहां पे चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। ये बंगाल की अस्मिता नहीं है। एक बाजू तोलाबाजी मैनेजमेंट कंपनी है और भ्रष्टाचार का जतन पार्टी। बीजेपी टीएमसी दे आर सेम। बंगाल में ये मैसेज जा रहा है कि दोनों सेम है। एक ने देश को किए वादे नहीं पूरे किए, एक ने प्रदेश को किए वादे नहीं पूरे किए। कौन से नाम से ये बात करें? उनको मालूम है अगर मुख्य मुद्दों पे चुनाव आ गया दोनों का बुरा हाल होगा। और जो आपकी चैनल पे चल रहा है, यही पूरे बंगाल में चल रहा है कि कुछ भी करके लड़ाओ झगड़ाओ, इसका तोड़ो वो तोड़ो, कुछ भी करके ध्यान भटकाओ। पर यह नहीं होगा। बंगाल की जो जनता है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, वादों के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट करेगी। और आपको जब बैठेंगे उसके बाद आपको लगेगा चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। राजनीति इस प्रकार से नहीं हो सकती है। राजनीति में अगर जनता बीच में नहीं है, नफरत की राजनीति है। आपने जनता के स्वाभिमान को छेड़ दिया है और उसका जवाब आपको पश्चिम बंगाल से मिलेगा। आपके नेता कब जा रहे हैं पश्चिम बंगाल? मेरा अब अगला सवाल होगा रोहन जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया था इसके पहले भी मैंने आपसे पूछा था। और मेरा अगला सवाल था, देखिए ठीक है, 2019 में आपने 2 सीटें लोकसभा की जीती, कन्वर्ट करने के बाद 9 विधानसभा की सीटें, और आप कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ममता बनर्जी को और बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को भी तो खुद के भीतर झांकने की जरूरत है ना। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि हिंसा का खेला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कितने फेज में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रही है। इन सब के बीच आज पश्चिम बंगाल में बेटी बनाम बुआ की लड़ाई भी तेज हो गई है। इसी पर हल्ला बोल में लगातार चर्चा जारी है। संगीत रागी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मैं फौरन शिखा मुखर्जी आपके पास आऊंगी। आप देखिए इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं टीएमसी की ओर से बहुत सारे चरणों को लेकर, उसके आगे उनका यह भी कहना है कि छठे चरण की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव रामनवमी के अगले दिन 22 अप्रैल को है। टीएमसी का कहना है कि जानबूझकर किया गया ताकि राम का कार्ड वहां पर खेला जा सके, और ऐसी बहुत सारी तारीखें हैं जिसको इसी तरह से तैयार किया गया है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमने हत्याओं का दौर देखा है,
विधानसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा था, लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा जा, जब स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा था उस समय भी आपको और हम सबों को पता है कि किस प्रकार से 30% जो लोग थे जिन पर चुनाव ही नहीं हो सका। चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो बिहार और झारखंड भाग करके चले गए थे। तो एक ऐसे दहशत के माहौल में जब तक वहां कई फेजेस में आप चुनाव नहीं कराएंगे, और गौरव भाटिया ने सही कहा कि जब 2011 में चुनाव हो रहा था तब इतने ही लंबे चुनाव में जब सीपीएम को हटाने की बात थी तब ममता बनर्जी वही तर्क दे रही थी कि जब तक कई फेजेज में चुनाव नहीं हो जाते हैं, फेयर चुनाव नहीं होता है, गुंडागर्दी वहां होगी, इसलिए फेयर चुनाव होगा तभी हम वामपंथ को हटा सकेंगे। उस गुंडागर्दी की संस्कृति को लगभग पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया है तृणमूल कांग्रेस ने। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में वहां पर इतने फेजेज में चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि वहां के मतदाताओं में एक कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है कि एक चौंकाने वाले परिणाम होंगे, आपने सही पूछा। राहुल गांधी के दफ्तर से अभी तक बंगाल जाने के लिए कोई भी हाँ नहीं कहा गया है। तीसरी बात, यदि आप कांग्रेस पार्टी और वामपंथ दोनों के यदि वोटों के प्रतिशत को जोड़ दें तो मुश्किल से संगीत रागी जी, आप पर्सनल असिस्टेंट है क्या? सुनिए तो सही, आप इतने गुस्सा क्यों जाते हैं? कांग्रेस पार्टी वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है? आज भाजपा के 2 प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ रही है, यही भाजपा के खराब दिन आ गए। कीजिए, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर 2 भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत पड़ती है। जहां आज तक जैसी चैनल पे आपको 2 प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ती है, वही आपकी हकीकत दिखाता है। संगीत रागी जी, आप नीचे जरा बीजेपी 2 लिख के आइए, राजकीय विशेषज्ञ नहीं करिए, आप बीजेपी 2 करके आइए, आप बीजेपी 2 करके आइए। जो लोग दुर्गा जी और राम जी को भी झगड़ा दे, वो लोग कौन से मुंह से बात करते हैं? क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में, अरे आपको तो बिल्कुल अधिकार है, आप तो बीजेपी की बी टीम है, आप तो भाजपा की बी टीम है, आप तो बीजेपी 2 है, नहीं खड़ी है। इसी को कहा जाता अरे है देखिएगा क्या होता है। देखिए संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी का कोई आपको ये भी मालूम चलता है कि राहुल जी कब जा रहे हैं? आप पीए हैं क्या? चौंकाने आप पर्सनल असिस्टेंट है क्या? आप राहुल गांधी जी के दफ्तर में काम करते हैं, क्यों डर रहे हैं? आप गंदगी फैलाइए, राहुल गांधी जी आके सारी सफाई कर देंगे, सारी सफाई होने वाली है। आप कीचड़ फैलाइए, आप कमल है तो कीचड़ फैलेगा, आप दोनों फैलाइए, तृणमूल हो या कमल हो, कीचड़ फैलेगा और हम लोग उसकी सफाई करेंगे, ये कीचड़ की सफाई करेंगे। अब तीसरी बार जाइए, वहां पर चुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, फिर मालूम चलेगा क्या होगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। दोनों का कीचड़ राहुल गांधी जी, आपको पता है सीनियर जर्नलिस्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति पर वो पकड़ रखी है। एक बार उनसे जान लेते हैं कि ग्राउंड जीरो पर कौन मौजूद है। ठीक है, पता है कि आपकी दैनिक स्थिति कितनी हो गई है। शिखा जी, मुख्य मुकाबला ग्राउंड पर आप किसका देख रही हैं? चूंकि यहाँ पर तू मैं भी चल रही है, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। और इसके साथ ही आज हमने देखा बेटी बनाम बुआ की लड़ाई भी पश्चिम बंगाल में पोस्टर के जरिए सामने आ गई। इस लड़ाई के जरिए दोनों पार्टियां कहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, अब तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। दोनों पार्टी यहाँ भी वही है कि अभी भी उनको अभी भी जरा जगह कहाँ क्या होने वाला है, कैसे ये संभालेंगे, क्या क्या होगा, ये इसी का चर्चा चल रहा है। क्योंकि इस इलेक्शन में जो खास बात है कि यहाँ पे एंटी बीजेपी इलेक्शन, एक तरफ में एंटी बीजेपी पार्टीज हो रही हैं और पार्टीज हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टीज तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, यानी कि एंटी बीजेपी पार्टीज जो हैं उनमें से 3 पार्टीज और हैं जो आपस में भी झगड़ रही हैं। तो ये इलेक्शन और ये इसका जो परिस्थिति है, ये हमारे लिए पश्चिम बंगाल में एक नई चीज है। क्योंकि यहाँ पे साधारण रूप से यहाँ पे 2 दलों में टक्कर होता है। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब जल्दी से मैं आपसे और चाहूंगी। अब शिखा जी, यही टीएमसी पहले कहती रही थी कि ज्यादा चरणों में चुनाव हो, यही टीएमसी अब कह रही है कि कम चरणों में चुनाव क्यों नहीं कराए गए, बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए इस तरह की बातें कही गई। इसके पीछे की राजनीति आपको क्या समझ में आ रही है? देखिए, ये 6 चरणों में, 7 चरणों में, इस बार 8 चरणों में अगर इलेक्शन हो रही है, तो इससे बहुत बहुत
प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये प्रॉब्लम्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लोगों के पास पहुंच रहा है और कम्युनिकेशंस चेंज कर रही हैं, तो इससे इलेक्शन के टाइम पे हम लोग हैरान हो जाते हैं जर्नलिस्ट, क्योंकि कहीं प्रचार चल रहा है तो कहीं इलेक्शन हो रही हैं। राइट। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको इलेक्शन कमीशन आज तक भी रिजॉल्व नहीं कर पाई है। तो प्रचार और इलेक्शन एक साथ होती हैं। एक दूसरा है कि किसी और राज्य में किसी और चीज की अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो वो तो फौरन खबर तो इंस्टेंटली पहुंचता है आजकल। बिल्कुल। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ये इनमें जो परिस्थिति बन रहा है, इससे देखिए रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी चिल्लाएगी, क्योंकि बीजेपी इज ए नेशनल पार्टी, तो वो जो भी कहे, कहीं भी कहे, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रही है ना, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। और 2019 के जो चुनावी नतीजे सामने आए थे, उसने भी आमने सामने लाकर दोनों पार्टियों को खड़ा कर दिया है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी फौरन शशि पांजा को जोड़ना चाह रही थी। शशि जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप बार बार कोलकाता और उसके आसपास या पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल को तो अपनी ही बेटी चाहिए, लेकिन वहीं आज 9 बेटियों के पोस्टर बीजेपी की ओर से रिलीज कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बेटी चाहिए बंगाल को, बुआ नहीं चाहिए। देखिए, बीजेपी की ये जो कोशिश है ना कि दीदी को आप पीसी, जो बंगाली में कहते हैं, बुआ तो हिंदी में कहते हैं, ये लाख कोशिश कर सके वो, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों, सारे भारतवर्ष में आप भी ममता बनर्जी को दीदी के हिसाब से ही बुलाते हैं और जानते भी हैं। ये जबरदस्ती जो एक परिचय बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं, ये नाकाम रहेगी। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जी, उनको सम्मान देते हुए वो कह रहे थे कि कांग्रेस, वो 2 दिन या 3 दिन रहे पश्चिम बंगाल में, उनको कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा था। उनको ये दिखा था कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लीडर बीजेपी में चले गए थे अस्टर्न कोर्ट्स और वहां पे अभी उपस्थित हैं कैंडिडेट वगैरह बनने के लिए। ये उनको दिखा है ना, बीजेपी के कैंडिडेट्स उनको दिखे हैं, उनको बीजेपी के अभी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनको दिखा क्या बीजेपी का, ये सवाल भी हम लोग को। और जिस तरीके से कांग्रेस भी कुछ बोल रहे थे कि बहुत सारा करप्शन, भ्रष्टाचार, अब पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, करीब अपने बैकयार्ड में भी झांकिए, यूपीए के दौरान जो स्कैम्स हुए थे वो अब तक भी विषय है, राजनीतिक वक्तव्य के चर्चा में है, ये कभी नहीं गए। और कांग्रेस ये वक्तव्य क्यों रह जाते हैं? कांग्रेस जब सरकारी आती है तो पूरे मामले में जांच कराकर जो भी दोषी लोग हैं करप्शन के, उनको उनकी सजा क्यों नहीं दिलाती? ये भी तो सवाल है ना शशि पांजा जी। रोहन गुप्ता, आपने जो सवाल खड़े किए उस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। संगीत रागी, मैं फौरन आऊंगी। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रोहन गुप्ता। कांग्रेस पार्टी झांक के खुद के भीतर। देखिए चित्रा जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों लोग ने आपदा में अवसर का जो एग्जाम्पल दिया कोरोना काल में, भाजपा हो या ममता जी की पार्टी हो, दोनों सेम है। एक कहता है मैं चौकीदार हूं, एक कहता है मैं पहरेदार हूं। हकीकत में दोनों भ्रष्टाचार में भागीदार है। और यहां पे तो टीएमसी निर्भर भाजपा है, जो नेता लेके जा रहे हैं। अगर भाजपा को इतना ही भरोसा होता तो क्यों टीएमसी के जो भ्रष्टाचारी नेता है उनको ले रही है? देखिए मुद्दा चित्रा जी, जब जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये दोनों पार्टी की हार होगी। और राहुल जी का जवाब मैं दे दूं, इन दोनों को कीचड़ फैलाने दो। कमल भी कीचड़ फैला रहा है, तृणमूल भी कीचड़ फैला रहा है। और जब सफाई की जरूरत होगी, राहुल जी जाएंगे, जनता की बेरोजगारी की बात करेंगे, हम लोग हमारी मैनिफेस्टो की बात करेंगे और जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड करेगी कि जनता के मुद्दों पे चुनाव हो, जनता के मुद्दे पे चुनाव हो या अहंकार पे हो। बुआ, मोदी, बेटी, दीदी, ये सब क्या है? जनता कहां पे? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कहां पे? किसानों की बात कहां पे? एक मुद्दा बताइए मुझे, एक मुद्दा बताइए आप। ठीक है। नहीं, अब चित्रा जी, वैसे तो समय नष्ट नहीं करना चाहिए उस पार्टी पे जो खुद ही नष्ट हो रही है। कीचड़ तो आज बता रहे हैं जम्मू में फैला हुआ था। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इकट्ठे होकर कह रहे थे कि एक दशक में 30 चित्रा जी, मैं माफी चाहूंगा, ये तरीका नई सरकार आई, चलिए तो कौन सा वादा पूरा करेंगे आप? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, रोहन फिर बोलेगा। बौखलाए हुए लोगों को मत लाया करिए, मेरी यही विनती है आपसे। बिल्कुल। देखिए कीचड़ फैल रहा है जम्मू में,
वहां पे आप बता जरा रहे बताइए हैं गौरव भाटिया का बोल दिया आपने। अरे फिर चित्रा, अगर यहाँ नहीं देखिए, जीतेंगे तो क्या वादा है मेरा आपका? 3 निशाने पे है। महाराष्ट्र चित्रा की जी तरह आप एंकर क्या है, वादा आप तय कर तो लीजिए आपका किसको तीर बोलना निशाने है। पर लग रहा है, इसीलिए तो वो अपनी बात कह रहे हैं ना। खैर रोहन गुप्ता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए गौरव भाटिया की बात पूरी हो जाए। गौरव बोलिए जल्दी से। देखिए, आज वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इकट्ठे हुए, उन्होंने माना कि 1 दशक में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। बहन गंगा में दिखाई दी कूदते हुए, भाई समंदर में कूद रहे थे और पार्टी गटर में जा रही थी। और आप मुझे बताइए कि ये वो पार्टी है जिसको अभी तक ये नहीं पता वो कितनी सीटें लड़ेगी। भीख का कटोरा लेके वो बड़ी पार्टी जो कभी सीटें देती थी, आज मान रही है कि हमें सीटें दे दो लड़ने के लिए। लेकिन मैं टीएमसी पे आना चाहता हूं। महिलाओं का सम्मान इन्होंने क्या किया, आप मुझे बताइए। पहली बात, इशरत जहां को याद करिए, हनुमान चालीसा जब पढ़ रही थी तो उसके परिवार पे इनके गुंडों ने आक्रमण कर दिया। दूसरी बात, सबसे ज्यादा एसिड, प्लीज चुप करा दिए, प्लीज चुप करा। मेरे पास वक्त की मैं ऐसे करूंगा नहीं चल। गौरव जी जो सवाल दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कीचड़ फैलाइए, कीचड़ की सफाई होगी। मर्यादा कहीं और बंगाल में क्या है गौरव में यहाँ पे कौन सा वादा देंगे? महाराष्ट्र की तरह वादा दिखाइए। सियासत का शोर पश्चिम बंगाल में किसका जोर, अपने आप में देखना महत्वपूर्ण। 8 चरणों में हो रहे हैं चुनाव, जिसको लेकर लगातार सत्ताधारी टीएमसी निशाना साध रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दरअसल जमीन खिसक गई है, इस वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।